हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था प्रेजेंट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस के बारे में। आज अपन बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, अपना एक लास्ट रहा था और इसके लास्ट में आप वीडियो में बने रहिए। मैं आपको लास्ट में कुछ एडिशनल रूल्स भी बताऊंगा जहां से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, केवल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से उससे नहीं, उसके अलावा भी कुछ एडिशनल रूल्स होते हैं। और देखिए अभी फ्यूचर टेंस देखिए, फ्यूचर सिंपल में अपन बात करेंगे एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स अपने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ी थी। देखिए उसमें टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, अपकमिंग प्लस टाइम मिल सकता है आपको, या द। ये जो टुमारो है, टुमारो के लिए मैंने दूसरी टाइम इस्तेमाल की है, वो ये है आपकी द फॉलोइंग डे। इसका मतलब भी आने वाला कल होता है। और इन फ्यूचर आप फ्यूचर से ये देख के समझ रहे हो आराम से। देखिए अगला है जो स्ट्रक्चर है इसकी, इसमें आपको सब्जेक्ट, आपका शैल या विल, या आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें सॉरी यहाँ पे ओनली मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और आपको मिलेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहेगा आपका फ्यूचर सिंपल की स्ट्रक्चर रहेगी। अब देखिए इसमें किस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो आपके एग्जाम में आती है। देखिए जैसे मैंने लिखूं कि माई फादर ब्लैंक गो टू हॉस्पिटल टू मीट माई सिस्टर। तो ये एक आपका स्टेटमेंट है, आपको ऐसे मिल जाएगा। और कोई एक एडवर्ब मिल जाएगी, जैसे मैं लिख देता हूं टुमारो। ये लो, तो ये एडवर्ब मिल गई आपको। ये एडवर्ब को देख के आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसमें प्रेजेंट है, वो सिंपल है। अब इसमें भरना कैसे है, तो उससे पहले एक छोटी सी आप ध्यान दीजिए। ये जो शैल है, हेल्पिंग वर्ब, अपने पास फ्यूचर सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल। तो ये जो शैल है, शैल का हमें इस्तेमाल करना है, वो करना है सिर्फ आई और वी के साथ, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी जितने भी आपको सब्जेक्ट मिलते हैं उन सब के साथ आपको विल का इस्तेमाल करना है। शैल का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ करोगे, बाकी किसी के साथ नहीं करोगे। ये देखिए अभी माई फादर, आगे मैं लिख देता हूं विल, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी गो। देखिए सब्जेक्ट, ये रहा अपना सब्जेक्ट माय फादर। शैल या विल में से अपने को एक चॉइस करना, शैल या विल में से किया विल को चॉइस। और उसके बाद में देखिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में ब्रैकेट में मिली है, वही अपने यहाँ पे लिख दी। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में देखिए एक छोटी सी चीज और, ये टू मीट, मैंने आपको पीछे भी एक वीडियो में बताया था टू मीट का मतलब क्या होता है। क्या होता है टू मीट का मतलब, ये आपकी कौन सी वर्ब है, ये जो आपकी वर्ब है वो है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब कौन सी है, फाइनाइट वर्ब है वो ये वाली है, और ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिसपे टेंस का कोई असर नहीं पड़ता है, वो अपने एक्चुअल रूप में आती है। यानी ये यहाँ पे टेंस कोई भी हो, नॉन फाइनाइट वर्ब है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और अपने से पहले टू लेती है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गो है, यहाँ पे गो है, तो हमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, इसीलिए यहाँ पे गो लिखी हुई है। दूसरा देखिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहती है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरेंज फ्यूचर, और एक मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, वह है आपकी नियर फ्यूचर। अपने पास दो हेडिंग है, एक आपकी रहेगी अरेंज फ्यूचर और एक आपकी रहेगी नियर फ्यूचर। तो आप इसको ध्यान दीजिए अभी कि अरेंज फ्यूचर क्या होता है और नियर फ्यूचर क्या होता है, और ये फ्यूचर टेंस में कहाँ पे काम आते हैं, क्या ये रियल में फ्यूचर टेंस होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए अरेंज का मतलब है व्यवस्था करना, शाब्दिक अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ एक बार के लिए। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, पहले से कोई चीज तय करना, उसको बोलते हैं अपन अरेंज करना। नियर का मतलब होता है आपका शाब्दिक अर्थ होता है पास में। ठीक है, पहले अरेंज का देखिए, अरेंज फ्यूचर। अब इसमें एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिखा कि माय ब्रदर ब्लैंक रिटायर नेक्स्ट ऑन
नेक्स्ट मंडे। ये देखिए अपना जो सब्जेक्ट है वो है आपका माई ब्रदर, मेरा भाई। फिर ब्लैंक, ब्लैंक के बाद में जो मैन वर्ब दे रखी है, मैन वर्ब की जो बेस फॉर्म दे रखी है वो आपकी रिटायर है। रिटायर के बाद में दे रखा आपका ये टाइम। ऑन जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में आपका यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। अब आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट को, नेक्स्ट देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा फ्यूचर सिंपल, लेकिन यहाँ पे यदि आपने फ्यूचर सिंपल भर दिया तो ये गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे हो जाएगा? अपन ने तो ये सीखा था ना कि यदि नेक्स्ट प्लस टाइम मिलता है तो उसमें जो फ्यूचर सिंपल है वो भर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार इस हेडिंग को देखिए, अरेंज फ्यूचर। मैं इस हेडिंग की आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। पहले बात कब की थी? देखिए मैंने आपको ये बताया था कि यदि भविष्य का कोई भी कार्य, ऐसा कोई काम जो भविष्य में होने वाला है लेकिन वो पूर्व नियोजित है, पहले से ही फिक्स्ड है वो कि ये होके ही रहेगा, इस प्रकार के भाव यदि उसमें है तो अपन उसको फ्यूचर सिंपल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। वो किससे करेंगे? वो करेंगे उसको प्रेजेंट से। प्रेजेंट से कैसे करेंगे भाई? तो मैं लिख देता हूं रिटायर, सिंगुलर सब्जेक्ट अपना तो एस लगा देंगे। रिटायर्स, माई ब्रदर रिटायर्स ऑन नेक्स्ट मंडे, कि मेरे जो भैया हैं वो रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। कब? ऑन नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए नियर फ्यूचर क्या होता है? देखो नियर वर्ड से आपके समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई पास की बात है, नजदीक की बात है, बिल्कुल नजदीक की बात है। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि यदि नियर फ्यूचर का कोई स्टेटमेंट आपको मिलता है तो आप उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से, या मैं बोल सकता हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। इसमें आपको टेंस का इस्तेमाल करना है, वो कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, देखिए कि द चीफ मिनिस्टर रीच जोधपुर, और यहाँ पे मैंने लिखा टुडे। अब भर तो आप टुडे से भी दोगे, या आप टुडे देखोगे और टुडे देखते ही मुझे पता है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टेंस में, इस स्टेटमेंट में है वो टेंस किस प्रकार का है, ये कौन से टाइप का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नियर फ्यूचर की कैटेगरी में जाता है। देखिए नियर फ्यूचर की में कैसे जा रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और इसका एक बार हिंदी अर्थ है वो हिंदी के लेवल पर अपन बात करते हैं। देखिए मैंने कहा कि द चीफ मिनिस्टर रीच, पहुंच रहे, कहां पहुंच रहे भाई? जोधपुर। कब पहुंच रहे? टुडे, आज पहुंच रहे हैं, वो पहुंचे नहीं है अभी तक। आज काम तो आज होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, वो होने वाला है। तो ये इसलिए फ्यूचर लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, आई मेरी बात समझिए। तो ऐसे स्टेटमेंट को अपन नियर फ्यूचर बोलते हैं। आपको याद रखना है कि नियर फ्यूचर का कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने आता है तो अपन उस स्टेटमेंट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, अरेंज फ्यूचर की कोई ना कोई बात होती है तो उसको प्रेजेंट सिंपल से आपको रिप्रेजेंट करना, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट सिंपल, भले यहाँ पे एडवर्ब है वो फ्यूचर की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस प्रकार का कोई वाक्य है, पहले से तय की हुई कोई चीज है, तो आप उसको क्या करोगे? देखिए रिटायर, सेवानिवृत्त होना। यदि किसी व्यक्ति का सेवा में जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाता है तो वहां से रिटायर होता है। तो रिटायर होने, जैसे मान लो कि टीचिंग पीरियड में अपन 60 साल में रिटायर होते हैं, ठीक है। अब यदि उस व्यक्ति की 60 साल की एज हो गई तो उसको रिटायर होना वो फिक्स है पहले से। मेरी बात समझ में आई आपको? वो पहले से क्या है, उस चीज को फिक्स कर रखा उस चीज ने। भाई 60 साल में यदि रिटायर होना है तो ये चीज तो फिक्स है। तो मैंने यही बोला कि मेरा जो भाई है वो रिटायर हो रहा है। कब रिटायर हो रहा है? नेक्स्ट मंडे को, अगले सोमवार को। ये चीज फिक्स है, ये चीज फिक्स है, इसलिए इसको अरेंज फ्यूचर बोला गया है। और अरेंज फ्यूचर को याद रखना है प्रेजेंट सिंपल से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस उसमें फिलअप करेंगे। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। देखिए इसमें अपन सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी आपकी? आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको शैल या विल रहेगा, प्लस बी, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके स्ट्रक्चर रहने वाली है। अब
यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, पहले अपन ने एक बार पीछे का देखना जरा कि पहले अपन ने फ्यूचर सिंपल पढ़ा था, सिंपल पढ़ा, सिंपल पे अपने साधारण से वाक्य देखे थे। सिंपल पढ़ने के बाद में अपन ने दो उसके हेडिंग्स पढ़ दी थी, कौन कौन से, एक तो अपन ने अरेंज फ्यूचर पढ़ा और उसके बाद में एक पढ़ा था कौन सा, नियर फ्यूचर। अब बात कर रहे हैं अपन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कॉन्टिन्यूस। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस हो गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, यही वाली एडवर्ब, देखिए मैंने एडवर्ब्स को मिटाया नहीं है, वही एडवर्ब है, वही इसमें एडवर्ब काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें है वो चेंजमेंट रहने वाला है। चेंजमेंट इसमें क्या रहने वाला है, देखिए उसमें कोई काम हो रहा था फ्यूचर में, ये ठीक है, लेकिन इसमें कोई भविष्य में काम जारी रहने वाला है और एक टाइम लिमिट तक, एक ड्यूरेशन तक चलेगा काम। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैंने कहा कि यू, और यू के साथ अपन लेते विल, यू विल स्टडिंग इन क्लास 11 नेक्स्ट ईयर। एक सीधा सा एक जनरल सा स्टेटमेंट मैंने लिखा है जो आपके बहुत अच्छे से पल्ले पड़ने वाला है। मैंने कहा कि यू, और यू के साथ अपन क्या लेते हैं, विल, ये भी ठीक है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेते तो स्टडी में अपन ने आईएनजी लगाया, तो यू विल स्टडिंग इन क्लास 11। आप क्लास 11 पे पढ़ोगे कब, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। अभी आप 10th में हो, 10th के एग्जाम दोगे, और एक जो स्कूल का जो टाइम चलता है, जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक आप 11th क्लास पढ़ोगे। तो ये भविष्य में कोई काम है वो जारी रहने का इंडिकेशन मिल रहा है, तो इस प्रकार का रहेगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये बात समझ में आई। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आपको क्या ध्यान देना है, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस आपकी हैव। आप समझ रहे हो ना, विल और विल के साथ में भी हैव और शैल के साथ में भी हैव लगाना आपको, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपकी स्ट्रक्चर रहने वाली है। अब इसके लिए मैंने आपको एक एडवर्ब दिखाई थी। क्या एडवर्ब दिखाई थी, एडवर्ब थी बाई प्लस टाइम। ये एडवर्ब याद रखनी है, क्योंकि आपकी क्लास 10th में यदि क्वेश्चन बनता है यदि फ्यूचर परफेक्ट से, तो बार बार वो यही एडवर्ब आती है। आप ध्यान दीजिए, एक और एडवर्ब है, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। ये भी हो जाता है कभी कभार। जैसे मैं कहूं कि द construction work will have finished by the end of this month। देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, मैंने कहा कि द कंस्ट्रक्शन वर्क, के जो निर्माणाधीन, जो निर्माण का जो कार्य चल रहा है, वो क्या होने वाला है, विल हैव फिनिश्ड, समाप्त होने वाला है, समाप्त होने वाला है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में। कहने का मतलब कि ये एक ड्यूरेशन है अपने पास, ये अपने पास टाइम है, और इस महीने के अंत में क्या होने वाला है, ये जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो क्या हो जाएगा, विल हैव फिनिश्ड, समाप्त हो जाएगा। तो किसी अवधि में, फ्यूचर, इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, इन फ्यूचर में किसी एक टाइम पीरियड के दौरान कोई काम है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, इनको अच्छे से दिमाग में रखिए दो एडवर्ब्स को। ये एडवर्ब्स कहीं ना कहीं आपको, यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है तो ये एडवर्ब्स आप, ये जो एडवर्ब है वो आपको देखने को ही मिलेंगी, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूस ज्यादा है नहीं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको क्या करना है, इसमें वही प्रोग्रेसिव वाला सिस्टम है, बस ध्यान क्या रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे मैं लिखता हूं कि आई विल हैव बीन वर्किंग इन माय शॉप फॉर 6 आवर्स। देखिए सीधी सी बात है, यदि मैं सेंटेंस को यहां तक पढ़ूं एक बार शॉप के लिए, मैं फुल स्टॉप यहां पे लगा दूं शॉप, फिर देखिए आप आई विल हैव बीन वर्किंग इन माय शॉप, यहां तक काम क्लियर हो गया। यहां तक की बात थी वो कहां पे पढ़ी थी, अपन ने पढ़ी थी फ्यूचर कंटिन्यूस में। लेकिन चेंजमेंट कहां पे आता है, यहां पे आपको फॉर दिया हुआ है, आपको सिंस दे सकता है, आपको ऑल दे सकता है, बस ये ध्यान रखना। यदि फ्यूचर की कोई ऐसी बात हो रही है तो आपको फॉर सिंस और ऑल से दिया जा सकता है, आपको आगे आपको टाइम दिया जा सकता है, बस तो उसके हिसाब से आपको भर देनी है। और ये मोस्टली है वो आपकी 10th क्लास के एग्जाम में आता भी नहीं है। ध्यान आपको याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट तक आपको पूरा फोकस्ड रहना है। ये आपके जनरल सेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि फॉर सिंस ऑल मिल जाए तो आप इसको फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो आराम से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब इसके कुछ एडिशनल रूल्स की बात करते हैं, जहां से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट अपन अब एडिशनल रूल्स की तरफ आ चुके हैं। एडिशनल रूल्स में क्या है कि व्हाइल, एज और स्टिल, मैं एक बार यहाँ पे 3 वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस की दृष्टि से, मैं उन पे एक बार बात करने वाला हूँ। एक बार मैं इनके बात करता हूँ शाब्दिक अर्थ। देखिए यहाँ पे जो शाब्दिक अर्थ वो क्या रहने वाला है, देखिए व्हाइल का मतलब के दौरान, एज का मतलब है जब, और स्टिल का मतलब है अभी तक, या आप बोल सकते हो तक। ये 3 मीनिंग देख लिया आपने। व्हाइल का मतलब के दौरान, एज का मतलब जब, और स्टिल का मतलब अभी तक। अब ये यदि सेंटेंस में आपके सामने आते हैं तो आप उनके साथ क्या करने वाले हो, ये देखिए कई बार मुझे क्वेश्चन बन के आता है। देखिए सबसे पहले मैं लेके चलता हूं व्हाइल को। व्हाइल का अर्थ है मेरे पास के दौरान। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, माय फादर केम लेट while my mother was cooking food। देखिए ये मैंने स्टेटमेंट एक लिखा, while वाक्य के फिर से सेंटर में आया है। इस बार यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या है, was वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आपके सामने लिखी हुई है, और यहाँ पे was है, ठीक है। और यहाँ पे यदि कोई प्लूरल व्यक्ति होता, जैसे मैं लिख देता हूं मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स लिख दी, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, तो इस बार क्या हो जाएगा, was की जगह आपका वर्ब हो जाएगा। तो माय फादर केम लेट व्हाइल माय फ्रेंड्स वर कुकिंग फूड, मेरे पिताजी है वो देरी से आए, उस दौरान मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो दोस्त थे, वो क्या कर रहे थे, वॉज कुकिंग फूड, वो खाना बना रहे थे। इतनी बात समझ में आई। अब आओ एज में। एज का मतलब, अगला जो वर्ड अपने पास एज, और एज का मतलब होता है क्या, जब एज शी वॉज रनिंग शी फेल डाउन, जब वो क्या कर रही थी, दौड़ रही थी, सी फेल डाउन, वो गिर गई, वो आपके सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। ये आपको समझ में आया ना, सेम टू सेम वाइल वाला ही, ज्यादा इतना दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। वाइल में जैसे ही आप एक्ट कर रहे हो ना, सेम टू सेम एज में आप उसी प्रकार से एक्ट करोगे, बस चेंज करना तो वो स्टिल में करना है। स्टिल में कैसे करना है, देखिए स्टिल से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, स्टिल
स्टिल का मतलब अभी तक, और अभी से आपको क्या समझते हो, ये हिंदी वाले वर्ड को ले लो आप, अभी, अभी से क्या समझते हो आप, प्रेजेंट की बात हो रही है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट में जाएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। जैसे मैं लिख दूं कि सी इज स्टिल कुकिंग फूड, बस स्टिल से आपको समझ में आया क्या, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब भी है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब भी है स्टिल, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह भी उसी तरह से ये बिहेव करेगी। जैसे मैंने कहा कि सी वह एक लड़की है, इज स्टिल अभी तक, अपन ने स्टिल का क्या देखा, अभी तक या तक, तो अभी तक वो अभी तक क्या कर रही है भाई, खाना पका रही है, खाना बना रही है, सीधी सी बात, वो अभी तक क्या कर रही है, खाना बना रही है, यानी कि काम अभी भी क्या है उसमें चल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। बस ये तीन वर्ड आपके ध्यान में रह गए। अब एक बार अपन बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस के प्रकार से, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस की अपन बात करते हैं, उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में देखें तो आदेशात्मक वाक्य बोल दो, चाहे आप रिक्वेस्ट करने वाले वाक्य, प्रार्थना करने वाले वाक्य बोल दो, और ये अन्य वाक्यों से किस प्रकार से अलग है, एक बार मैं उसकी बात करता हूँ। तो एक तो आपको चीज यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है उनको अपन पहचानेंगे कैसे, टेंस में कोई सेंटेंस आ रहा है तो इंपेरेटिव है, इस बात की पुष्टि कौन करेगा, तो इस बात की पुष्टि करेगा कौन, देखिए इंपेरेटिव वाक्य है या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, आपको शुरू में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, या आपको शुरू में डू मिल जाएगा, या आपको शुरू में डोंट जिसको आप बोल सकते हो डू प्लस नॉट मिल जाएगा, या आपको लेट या प्लीज, और इसी का दूसरा नाम आपका काइंडली, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए लेट है वो सेंटेंस में एक्चुअली आता नहीं है, ये अपन जब पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना तब इंपेरेटिव में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको अभी के लिए देखो चाहे मत देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो इतना ध्यान में रखना, आप तो तीन चीज ध्यान में रखना, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपसे आपको ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर डू या फिर डोंट या फिर प्लीज या काइंडली, इनसे शुरू होते हैं। इनसे शुरू होने वाले जितने भी वाक्य वो सारे किस प्रकार के होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से, डोंट से आप क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू से आप किसी को आदेश दे सकते हो, डोंट से आप किसी को किसी चीज के लिए मना कर सकते हो, तो वो भी एक आदेश की कैटेगरी में चला जाता है। आप प्लीज या काइंडली से किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, तो वो एक प्रार्थना करने वाला वाक्य हो गया, ठीक है। अब इनसे जो सेंटेंस आएंगे ना उनको किस प्रकार से करना है, एक तो चीज आपको ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पे आपको रोल नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपका ध्यान बस बोर्ड की तरफ बना रहे एक बार के लिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, एग्जाम में आते हैं, एडवर्ब कोई आती नहीं है, आपको पता चलता नहीं है कि किस प्रकार का टेंस है उसमें भरना है, एक बार फोकस रखिए आप उसको। देखिए यदि आपका कोई भी सेंटेंस है वो प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, प्लीज से, और प्लीज के बाद में यदि आपको जो ब्रैकेट दिया जाता है, जाहिर सी बात है कि हर सेंटेंस में आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ब्रैकेट के अंदर दी जाती है। अब यदि ब्रैकेट में आपको दिया जा रहा है, ब्रैकेट में यदि आपको नॉट प्लस कोई ना कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, क्या मिल रही है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे वॉट एवर जो भी सेंटेंस हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बात करनी है यहाँ से कि प्लीज, और प्लीज के बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में कोई भी सेंटेंस हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा डू, ब्रैकेट में दे दिया मैंने नॉट मेक, और मैंने आगे लिख दिया अ नॉइज, एक मेरा सेंटेंस है। देखिए सॉरी यहाँ पे डू नहीं प्लीज लिख, हम प्लीज का पढ़ रहे हैं, एक बार दो वाला आगे पढ़ेंगे। प्लीज, देखिए प्लीज और प्लीज के बाद में मिल रहा है आपको ब्लैंक, ब्लैंक के बाद में आपको मिल रहा है नॉट, नॉट के बाद में आपको मिल रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में जो भी सेंटेंस है वो आपको मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, यदि ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको मिलता है तो कुछ भी नहीं जोड़ना आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना, प्लीज के आगे लगा देना है डू,
और डू के बाद में रख देना आपका नॉट, जो है वैसा का वैसा रख देना है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है आपकी, मेक। बस प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज। एक बार के लिए इतना समझ में आया आपको, मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा कि यदि प्लीज के बाद में ब्रैकेट में, प्लीज के बाद में ब्रैकेट में यदि आपको नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, उसके बाद में जो भी सेंटेंस मिल रहा है उसको छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं अपन को। अपने को जो चाहिए ना वो यही मिल जाएगा। तो प्लीज का प्लीज मिला, ब्रैकेट ब्लैंक मिला, ब्लैंक के बाद में ब्रैकेट मिला, ब्रैकेट में आपका नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, उसके बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह सारे मिल गए। आपको क्या ध्यान रखना है, प्लीज के बाद में आपको सिर्फ डू जोड़ देना है। ध्यान रखना है आपको डज नहीं लिखना है, आपको डिड नहीं लिखना है। यदि आप ऐसा लिखते हो तो सेंटेंस पूरा गलत होता है। ऐसे इस प्रकार के जो वाक्य है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डू रखना है, व्हाटएवर सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यदि ऐसा कोई वाक्य आता है तो आप डू ही रखोगे, डू के अलावा कुछ नहीं रखोगे। नेक्स्ट मैं एक चीज और बताता हूं आपको। यदि यही वाला वाक्य यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इस प्रकार का कोई वाक्य शुरू होता है और यही वाला मान लो कि वाक्य आगे शुरू हो जाता है, तो आपको यदि यहाँ पे मैं ऐसे बोल दूं कि ये वाला पढ़ा है वाक्य है जैसा का जैसा पढ़ा है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मिटा रहा एक बार के लिए, जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा आपके सामने पढ़ा है, और मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि यदि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होता है, यही वाक्य आगे कंटिन्यू करेगा, तो आपको ध्यान में रखना है यदि ये वाक्य आगे कंटिन्यू करता है, आगे भी यही वाक्य इस प्रकार का कोई वाक्य यदि चलता है, तो नेक्स्ट तो स्टेटमेंट आपका रहेगा, आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा कि प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइस। मैं एक बार थोड़ा इसको वापस लिख देता हूं। मैंने लिखा प्लीज डू नॉट मेक अ noise the, ये ऐसे लिख दो, my mother is sleeping। ये देखो दो स्टेटमेंट लिख दिया मैंने इसमें। मैंने कहा कि प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइस, ये वाला समझ में आ गया आपको? आपने क्या ऐड किया था? सिर्फ एक डू। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप क्या ऐड कर रहे हो? इज प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप आईएनजी उसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है। आपने लगाया था इज क्यों लगाया? क्योंकि मदर क्या है, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने क्या लगाया? इज लगा दिया। प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइस, कृपया शोर मत करो। माई मदर इज स्लीपिंग, मेरी माता जी सो रही हैं, ये वाला स्टेटमेंट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे इसके बाद में यदि इसके बाद में भी कैरी ऑन रहता है सेंटेंस, एक चीज और सुन लो, फिर एक्स्ट्रा सुन लो आप। यदि इसके बाद में भी फुल स्टॉप नहीं मिलता है, इसके बाद में भी फिर से कोई ना कोई सेंटेंस मिलता है आपको, और उसमें आपको वापस से प्रेजेंट सिंपल बनना है। लुक, लुक के बाद में मैंने लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क। आपका एक चीज है वो एक जो स्टेटमेंट है ना वो यही निपट गया पूरा। आप बोलोगे सर ये कैसे स्टेटमेंट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई काम नहीं, क्या नहीं क्यों? देखिए मैंने कहा कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकते हैं, ठीक है, शुरू हुआ लुक। नेक्स्ट इसी सेंटेंस को मैं कैरी ऑन कर रहा हूं वापस से, लुक माय फ्रेंड इज climbing on the tree। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टेटमेंट शुरू हुआ मेरा, उससे मुझे समझ में आया कि वाक्य कौन सा है, इंपेरेटिव प्रकार का वाक्य। इंपेरेटिव प्रकार का वाक्य है, फिर भी स्टेटमेंट खत्म नहीं हो रहा, आगे चल रहा है स्टेटमेंट। तो मैंने क्या ऊपर क्या भरा था, देखो इज प्लस स्लीपिंग भरा था, तो इसका मतलब वापस से मैंने क्या भर दिया, इज कमिंग। स्टेटमेंट फिर जारी रह रहा है। इसके लास्ट में मैंने कहा था कि यदि फिर भी स्टेटमेंट आपका जारी रहता है तो फिर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल वापस से कर देना है। जैसे मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं, एक स्टेटमेंट और जोड़ देता हूं उसमें। मैंने कहा कि लुक माय फ्रेंड इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, परहैप्स he
wants, यहाँ पे wants क्यों लगाया भाई मैंने, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में मैंने क्या ऐड किया है, एस ऐड किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, वो है आपका सिंगुलर, एक वचन है। तो मैंने कहा कि he wants to pluck some fruits, ये लो, ये आपका स्टेटमेंट खत्म हो गया। तो ओवरऑल जो बात है ना वो ये है, आप याद रखना ओवरऑल बात क्या रहेगी कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई स्टेटमेंट शुरू हो रहा है वहां तक ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट आगे जारी रह रहा है तो आपको एजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी का प्रयोग करना है। फिर भी स्टेटमेंट नहीं रुक रहा है, खत्म नहीं हो रहा, फिर भी आगे चल रहा है तो आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाना है। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो सिर्फ आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। कुल मिला के आपको यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, तो आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे कौन सा करना है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या आप उसको बोल सकते हो कॉन्टिन्यूस। मेरी बात समझ में आई? ये हो गया आपके टेंस के रूल्स, बस इतने रूल कंप्लीट हो गए आपके, सारे कंप्लीट हो गए। कहने का मतलब एडिशनल जो चीजें थी, वाइल वाली, स्टिल वाली, एज वाली, वो पढ़ ली, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ लिए। अब जो स्टेटमेंट है ना कुछ पैसिव के आते हैं, तो पैसिव वाले मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाकर, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना वो पैसिव वॉइस पे आएगा, तो अगले जो वीडियो है उसमें अपन पैसिव वॉइस के बारे में कवर करेंगे, ठीक है ना। ये आपके टेंस के रूल्स कंप्लीट हो गए हैं, आपके एग्जाम्स है वो अभी नियर बाई है, बहुत जल्दी आपकी एग्जाम्स आने वाली है मार्च में। तो आप यदि चैनल पे नए हो ना तो एक बार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियोस को लाइक करने है और कंप्लीट वीडियो को देखना है, आराम से सीखना है। यदि कोई दिक्कत आती है किसी वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। थैंक यू।